ईरान ने दावा किया कि आने वाले कुछ सालों में ही इजराइल का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। 2015 में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने यह भविष्यवाणी की थी कि 25 साल के अंदर इजराइल खत्म हो जाएगा। और अब 8 साल गुजरने के बाद उनका दावा है कि आने वाले कुछ सालों में ही इजराइल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसके पीछे आयतुल्लाह अली खामनेई ने दलील दी कि इजराइल इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है, क्योंकि वहां की जनता ही बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ खड़ी हो गई है, जिन्होंने वहां की संसद को ताकतवर बनाने के लिए न्यायिक प्रणाली में फेरबदल की कोशिश की थी, जिसके बाद नेतन्याहू के खिलाफ विद्रोह हो गया। कई हफ्तों तक पूरे इजराइल में सड़कों पर लोगों ने उतरकर प्रदर्शन किए। यही नहीं, खामनेई ने यह भी दलील दी कि पिछले 4 साल के अंदर इजराइल 4 प्रधानमंत्री बदल चुका है, जिसकी वजह से इजराइल में राजनीतिक संकट खड़ा हो चुका है। इसी वजह से आयतुल्लाह अली खामनेई ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में ही इजराइल मिट जाएगा। इन दिनों ईरान और इजराइल की दुश्मनी पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है और दोनों ही एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, जिसे इजराइल रोकना चाहता है और ईरान हर हाल में परमाणु ताकत हासिल करना चाहता है। कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने यह दावा किया था कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पेंटागन की उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद इजराइल बुरी तरह परेशान हो गया। उसने फौरन ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करने की चेतावनी दी और ऐसा न करने पर उस पर मिसाइल से हमला करने की धमकी दे दी, क्योंकि बेंयामिन नेतन्याहू ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान अगर एटम बम बना लेता है तो उसका पहला निशाना कोई और नहीं बल्कि इजराइल ही होगा। इसी वजह से वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकना चाहते हैं और इसीलिए इजराइल बार बार ईरान पर मिसाइल हमले की धमकी दे रहा है, लेकिन ईरान पर इन धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से इजराइल भड़का हुआ है और वो लगातार ये बात दोहरा रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अमेरिका को उस पर हमला करना चाहिए। इजराइल का मीडिया ये तक दावा कर चुका है कि बेंयामिन नेतन्याहू ईरान को सबक सिखाने के लिए अकेले ही उससे भिड़ने के लिए तैयार है। इसीलिए ईरान और इजराइल के बीच जंग तय मानी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच आयतुल्लाह अली खामनेई ने यह दावा कर दिया कि इजराइल के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, वो आने वाले कुछ सालों में ही पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इधर कर्नाटक के गदग में पुलिस ने 50 लाख रुपयों के साथ एक कार को जब्त किया। ये पैसे कार की डिक्की में छिपा कर रखे गए थे, लेकिन सड़क पर जांच के दौरान प्रशासन ने रुपयों समेत कार को पकड़ लिया। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया कि ये कैश किसका है। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूरे राज्य में पुलिस ने सख्ती और सड़कों पर जांच बढ़ा दी। उधर रूस की धमकी के सामने आर्मेनिया ने सरेंडर कर दिया। अब आर्मेनिया ने वादा किया कि उनके देश का दौरा करने पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जबकि कुछ ही दिनों पहले आर्मेनिया के तेवर बिल्कुल अलग थे और उसके एक सांसद ने पुतिन को आर्मेनिया नहीं आने की नसीहत दी थी, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि आर्मेनिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य बनने वाला है, जिसने पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित कर उनके खिलाफ वारंट जारी किया है। और इसी वारंट के बाद पुतिन के लिए उन 123 देशों में खतरा बढ़ गया है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर हैं। आर्मेनिया भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य बनने की कोशिश में जुटा है, जिसकी वजह से आर्मेनिया को मजबूरी में पुतिन के खिलाफ बयान देना पड़ा। लेकिन रूस के भी आर्मेनिया से मजबूत रिश्ते हैं। आर्मेनिया में रूस ने अपना मिलिट्री बेस बना रखा है। इसके अलावा आर्मेनिया रूस की अगुवाई वाले सैन्य संगठन CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा है। और यही वजह है कि जब आर्मेनिया की ओर से पुतिन को गिरफ्तार करने का बयान दिया गया तो रूस भड़क गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने सख्त रुख दिखाते हुए आर्मेनिया को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से दूर रहने की चेतावनी दी थी और लगता है कि रूस के उस तल्ख तेवर का आर्मेनिया पर बड़ा असर पड़ा। एक हफ्ते के भीतर ही सुर नरम करते हुए आर्मेनिया की ओर से कह दिया गया कि पुतिन को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है। इधर तेलंगाना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। बंदी संजय ने SSC पेपर लीक मामले में उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई 10 अप्रैल तक के लिए टाल दी। बंदी संजय कुमार को तेलंगाना पुलिस ने 4 अप्रैल की रात उनके करीमनगर वाले घर से हिरासत में लिया था। उधर सऊदी अरब ने कच्चे तेल की कीमतों में आग लगाने की पूरी तैयारी कर ली। पहले तो कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन OPEC+ ने कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का ऐलान किया और अब कच्चे तेल की कीमतें खुद ही बढ़ा दी, वो भी सिर्फ एशिया पहुंचने वाले कच्चे तेल की। हालांकि कीमत बढ़ाने का फैसला OPEC+ का नहीं बल्कि सिर्फ सऊदी अरब का है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका असर पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पड़ेगा। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको का 60% तेल एशिया में आता है। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया उसके सबसे बड़े ग्राहक हैं। इन्हीं देशों पर इस फैसले का असर भी होगा। ऊपर से कच्चे तेल का महंगा होना इसलिए भी तय है क्योंकि OPEC+ देश कच्चे तेल का उत्पादन घटाने वाले हैं। इस बार ये कटौती 1 या 2 लाख बैरल की नहीं बल्कि एक साथ 5 लाख बैरल रोजाना तेल का उत्पादन घटाने का फैसला किया गया। ये फैसला कच्चे तेल की कीमतों में आग लगा देगा।
जानकार मान रहे हैं कि यूक्रेन जंग की शुरुआत के वक्त कच्चे तेल की जो कीमतें थीं, इस बार कीमतें उससे भी पार जा सकती हैं। इधर राजस्थान में पेपर लीक मामले में पुलिस ने 1 लाख के इनामी शेर सिंह नाम के आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने उसे ओडिशा से गिरफ्तार किया, जिस पर आरोप है कि शिक्षक भर्ती का पेपर उसी ने लीक किया था। पिछले महीने पुलिस ने पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड को पकड़ा था, जिसने पूछताछ में बताया कि उसने शेर सिंह नाम के सरकारी स्कूल के एक टीचर से 40 लाख रुपए में शिक्षक भर्ती का पेपर खरीदा था। इस बीच चीन एलएसी के नजदीक तिब्बत के 2 कस्बों को शहर का दर्जा देने की तैयारी में है। चीन ने यह ऐलान ऐसे वक्त में किया जब वो अरुणाचल प्रदेश के नक्शे में 11 जगहों के नाम बदलकर पहले ही विवाद बढ़ा चुका है और अब वो एलएसी के नजदीक अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ाने की फिराक में, जिसके लिए उसने कस्बों को शहर की तरह बसाने की चाल चली है। मतलब चीन दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वो तिब्बत के 2 कस्बों की तस्वीर बदल देगा, लेकिन असलियत यह है कि वो वहां अपना मकसद पूरा करना चाहता है, क्योंकि चीन ने तिब्बत के जिन 2 कस्बों कोना और मिलिन को शहर का दर्जा देने के लिए चुना है, वो दोनों एलएसी के नजदीक है। लेकिन अब तक उसने एलएसी के नजदीक बसे इन इलाकों की तरफ कभी झांक कर भी नहीं देखा। उसने वहां रहने वाले लोगों की कभी भी परवाह नहीं की। लेकिन अब उसके लिए तिब्बत के ये इलाके काफी अहम हो गए हैं, क्योंकि चीन उन इलाकों के जरिए भारत के खिलाफ साजिश रचने का प्लान बना रहा है और इसीलिए वो कोना और मिलिन कस्बों में शहर की तरह सुविधाएं देने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक चीन वहां सड़कों का जाल बिछाएगा ताकि वो अपने ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को वहां तक पहुंचा सके। इसके अलावा चीन वहां अपने टैंकों और दूसरी सैन्य गाड़ियों की भी तैनाती चाहता है। यानी चीन इन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने की फिराक में है। हालांकि उसने जितनी बार भी इस तरह की हरकत की है, उसे मुंह की खानी पड़ी है। भारतीय सेना उसकी हर साजिश को नाकाम कर देती है, फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हाल ही में चीन ने एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें उसने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए थे। इस पर भारत ने उसे करारा जवाब दिया था। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस को यूक्रेन में तकनीक और सैनिकों के खराब प्रदर्शन का बड़ा खमियाजा उठाना पड़ा, इसलिए पुतिन को वो जीत नहीं मिल सकी जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। यानी पुतिन जिन खतरनाक हथियारों और सैनिकों के दम पर जीत का सपना देख रहे थे, उन्होंने ही धोखा दे दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस के ज्यादातर हथियार जिनमें सेंसर लगे थे, वो रडार सिस्टम के खराब प्रदर्शन की वजह से नहीं चल सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अंतरिक्ष में रूस की 160 से ज्यादा सैटेलाइट मौजूद हैं, जिनमें 100 सैटेलाइटों का इस्तेमाल वो अपनी सेना के लिए करता है। लेकिन यूक्रेन की जंग में रूस की ये सैटेलाइटें उतनी असरदार नहीं रही जितनी उनसे उम्मीद थी। मतलब इन सैटेलाइटों की मदद से रूसी सेना अपने रडार सिस्टम और सेंसर लगे हथियारों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकी। इसी वजह से रूस के ज्यादातर हथियार बेकार हो गए और वो उनसे हमला तक नहीं कर पाया, जिसका नुकसान रूसी सेना को यूक्रेन के कई इलाकों में उठाना पड़ा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के कई शहरों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद भी रूसी सेना पिछड़ गई, क्योंकि रूसी सेना यूक्रेन के रॉकेट और मिसाइलों को सही वक्त पर ट्रैक नहीं कर सकी, जिसकी वजह से यूक्रेन में मौजूद उसके कई ठिकाने तबाह हो गए। यानी जिस तकनीक के जरिए पुतिन इस युद्ध को जल्द से जल्द जीतना चाहते थे, वो उनके काम नहीं आ सकी। यही नहीं, पश्चिमी मीडिया का यह भी दावा है कि पुतिन के सपनों को चकनाचूर करने में उनके सैनिकों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। कहा गया कि यूक्रेन में रूसी सैनिक जेलेंस्की की सेना की तरह मजबूती से जंग नहीं लड़ रहे। यही वजह है कि इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद रूस के हाथ अब तक खाली हैं। इधर दिल्ली सरकार टीचरों की ट्रेनिंग का मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उन्होंने इस मामले में दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के दखल पर कोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई। दिल्ली सरकार ने याचिका में आरोप लगाया कि दिल्ली के एलजी किस टीचर को कब ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजा जाएगा, ये तय कर रहे हैं, जबकि ये मामला दिल्ली सरकार के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 14 अप्रैल को सुनवाई करेगी। इस बीच जापान ने ऐलान किया कि अपनी सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही वो कई देशों में रक्षा प्रोजेक्ट पर भी भारी रकम खर्च करेगा। चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए पिछले कुछ महीनों में जापान ने अपनी नीति में कई बदलाव किए हैं और दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक खतरनाक हथियारों से दूर रहने वाला जापान अब उनके पीछे भाग रहा है। पिछले साल दिसंबर में ही उसने ऐलान किया था कि वो अगले 5 साल में अपना रक्षा बजट दुगना कर लेगा। इसके साथ ही जापान ने घातक हथियारों के लिए अमेरिका के साथ बड़ी डील भी की थी और अब वो उन देशों के रक्षा प्रोजेक्ट पर भारी रकम खर्च करेगा जिनके साथ उसकी दोस्ती है। असल में जापान की नजर उन देशों पर है जो चीन के दुश्मन है, यानी जापान इन देशों को ताकतवर बनाकर चीन का मुकाबला करना चाहता है। इस कड़ी में वो सबसे पहले फिलीपींस की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने वाला है, ताकि वो दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों पर नजर रख सके।